से 100% कहने की दम गलती है। उस पागल बकलोल आदमी होता है जो अपने पत्नी को दोष देता है, या समाज में वो सब जो आदमी है सब एक से एक बकलोले, ओकरा हम का कहें महाबोका कह दे तो वो कम है वो सब, ठीक ना। जो महिला को दोष दिया है, तो महिला में प्रकृति तो ऐसा सिस्टमे नहीं बनाया है कि महिला चाह के भी लड़का जन्म दे सकती है, वो तो दोष है पुरुष में, ठीक ना। लेकिन ये बकलोलवन जो है जो महिला के दोष देता है कि यही बार बार लड़की पैदा करे, मन करता है ओकरा जूता निकाल के मारे, ठीक ना। एगो के मारे थे, एक दिन मार जूता मारे थे, वो अपन पत्नी के डांट रहा था, यही बात लगी था। हमरा जा रहे थे वो दिन पढ़ा के भेंट हो गया, बड़ी मार मारे थे ओकरा, मार जूता को ओकर चानी हम गर्म कर दिए थे दिन, ठीक ना। ये बात लगी क्योंकि हमरा जानकारी है, और सबके कोई जानकारी हो चाहे नहीं, लेकिन देखिए जब आपको सही बात की जानकारी है और कहीं गलती हो रहा है तो आपका बोलना जायज़ है। नहीं बोल रहे हैं तो समझिए कि आप भी उसमें शामिल है उसकी गलती में। जैसे जिसको सही मालूम ही नहीं है वो गलती कर रहा है तो समझिए कि एक तरह से वो निर्दोष है हुआ वो। लेकिन आपको सही चीज़ मालूम है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती आप हुए। यही लगी महाभारत हुआ है। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण उस समय यदि धनुष उठा लेते जब द्रौपदी के चीरहरण हो रहा था तो महाभारत के नौबते नहीं आता। कृष्ण भगवान नहीं लेते, गर्म थे कि आप लोग जब जान रहे हैं कि ये बात गलत है तो फिर उसका विरोध काहे नहीं किए। क्योंकि गलत चीज़ का आपके आँख के सामने कुछ गलत हो रहा है और विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें आप भी शामिल है कहीं ना कहीं। क्योंकि जिसको सही नहीं मालूम होकर तब बातें छोड़ दो, लेकिन आपको मालूम है कि ये चीज़ गलत है तो आपका दायित्व बनता है विरोध करना। और नहीं यानी विरोध करेगा ना जब जो गलती होगा तो इसी बार बार प्रकृति में महाभारत होते रहेगा, मानिए चाहे मत मानिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए हम लेसन 3 आपका पूरी तरह से एकदम पढ़ा के ख़त्म कर दिए हैं। अब उसका जो है महत्वपूर्ण 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी बताना बहुत ज़रूरी है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं इसका PDF नोट्स चाहिए और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर और PDF और वीडियो का लेक्चर भी मिल जाएगा। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है पहला कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र आंक बनाए। क्या करें, एक पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो चित्र बना करके अब प्रत्येक अंक को क्या करना है, इस तरह से इंडिकेट कर देना है। ये तो आपको प्रैक्टिस से ही याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह से डायग्राम बना करके क्या कर दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा प्रत्येक का कि इसका नाम ही है, ठीक ना। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में या 5 नंबर में आपका आ सकता है। फिर स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं, तो इसमें भी क्या करना है आपको कि स्त्री जनन तंत्र का एक चित्र बना के सुंदर सा, और उसमें आप इंडिकेट कर दीजिएगा कि जो है आपका ये अंडाशय है, इधर भी अंडाशय है, और ये जो है फैलोपियन नलिका है, गर्भाशय है, इस प्रकार से झालर है, ये सब आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये जब भी आता है दोस्त 5 नंबर में या 2 नंबर में ही आता है, तो आपको आएगा तो समझिए कि 2 नंबर या 5 नंबर दे के ही जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। यानी कि 2 आपको अंडाशय के बारे में लिखना है कार्य और 2 वृषण के बारे में लिखना है। तो पहले हम लोग वृषण के बारे में करें। वृषण के 2 कार्य क्या है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वृषण के जो है शुक्राणु का निर्माण करता है और ये नर हार्मोन संश्लेषित तथा स्रावित करते हैं। ये आपका हो गया। और भी लिख सकते हैं कि जैसे वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और उसमें परिवहन भी होता है। फिर अंडाशय के देखिए कार्य है, तो अंडाशय का क्या कार्य है दोस्त, अंडाशय के कार्य है कि ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये कई एस्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है, जैसे ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन उत्पन्न करता है। तो ये आपका हो गया अंडाशय का काम हो गया, ठीक है। अब देखिए शुक्र जनन नलिकाओं की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए शुक्र जनन नलिकाएं क्या पर होती है, तो जो पुरुषों का अंडाशय होता है तो उसके अंदर में इस तरह से जो कुंडलित नलिकाएं होती है, यही नलिकाएं क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं हैं। इसमें क्या निर्मित होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वृषण के अंदर में शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये इसका क्या है, कार्य है। तो बहुत अच्छा से वर्णन कर देंगे कि शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करना है
तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ होते हैं, वृषण में होता है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनन नलिका कुंडलित रहती है, इसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाएं स्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं तथा एस्ट्रोली कोशिकाएं कहते हैं। जो शुक्राणु जो बनता है ना, तो शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर में ही बनता है, और इन्हीं नलिकाओं के जो आंतरिक दीवार होती है उसी से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एगो नर जर्म कोशिकाएं, एगो एस्ट्रोली कोशिकाएं। नर जर्म कोशिकाएं और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि एस्ट्रोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनन नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं एवं लीडिंग कोशिकाएं होती है। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती है। देखिए कह रहा है कि शुक्रजनन नलिका का जो आंतरिक दीवार होता है उसमें एस्ट्रोली कोशिका और नर जर्म कोशिका के रूप में शुक्राणु स्तरित होता है, यानी कि बनता है, जिसमें जो आपका एस्ट्रोली कोशिका होती है नर जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। तो इस प्रकार से वृषण के अंदर में शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु का संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसके बाद आपका ये डायग्राम है जो कि आंतरिक शुक्रजनन नलिकाओं के बारे में है। और देखिए ये जो है यही आपका है अंडाशय, इसी अंडाशय के अंदर में पतला पतला नली होता है, जिन नलिकाओं को शुक्रजनन नलिका कहते हैं। और इससे वो देखिए अधिवृषण होता है, जहाँ पर शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। ये जो अधिवृषण है ई वाला, इसी में शुक्राणु जो है संग्रहित होते हैं, यानी कि स्टोर होते हैं। तो याद रखिएगा शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है शुक्रजनन नलिकाओं में होता है, लेकिन उसका संग्रह स्थान क्या होता है, अधिवृषण होता है। अब देखिए शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करें तो शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और ये बनता कैसे है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्रजनन नलिका तथा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू हो जाती है। आदि बीज कोशिकाएं पहले गुणन की अवस्था में प्रवेश करती है, जिसमें बार बार विभाजित होकर के ये शुक्राणु कोशिका जन बनाती है। सबसे पहले आदि कोशिका का बार बार क्या होता है, विभाजन होता है। तो इसमें शुक्राणु कोशिका ए तथा अन्य शुक्राणु कोशिका बी का निर्माण करता है, और शुक्राणु जन बी परिवर्तित हो करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का स्वरूप धारण करता है। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो होता है आपका वो बड़ा तथा द्विगुणित होता है, यानी कि 2n के रूप में होता है, अर्थात 44 + XY, यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम उसमें होता है। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में समय समय पर और सूत्री विभाजन होता है, और प्रथम द्वितीय और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित शुक्राणु प्रसु पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रसु शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में 22 + X अथवा 22 + Y गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में जो होता है केवल 22 + X और 22 + X होता है, लेकिन पुरुष में 22 + X या 22 + Y होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है अंदर में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि शुक्राणु जनन एवं प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन का नाम बताइए। शुक्राणु जनन के प्रक्रिया में जो हार्मोन भाग लेते हैं उन हार्मोन को हमको बताना है नाम। तो पहले है गोनेड्रोपिन हार्मोन, और रिलीजिंग हार्मोन, और न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन इनहिबिन हार्मोन भी आपका है। ये 6 गो हार्मोन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में आपका भाग लेता है। फिर शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। शुक्राणु जनन तो बहुत आसान है कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान परिभाषा है कि वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वीर्य सेचन क्या होता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं, मतलब उत्पन्न होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, वीर्य सेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो इस तरह से सर शुक्राणु का एक चित्र बना दीजिएगा और इंडिकेट कर दीजिएगा कि जो शुक्राणु का सिर है
और इसी में शुक्राणु का केंद्रक होता है, ये जो गर्दन है ग्रीवा जिसको कहते हैं, और ये मध्य भाग है, और ये जो है शुक्राणु का पूंछ है। इस प्रकार से बना दीजिएगा। और यही पूंछ जो है शुक्राणु को गति प्रदान करता है, जिस शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते चल जाता है और फैलोपियन नलिका में जाके अंडाणु का निषेचन हो जाता है। फिर है कि शुक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संघटक बताएं। देखिए जैसे शुक्रिय द्रव जो होता है ना, जिसको शुक्राशय द्रव कहते हैं, उसी के कारण शुक्राणु का जो कलर होता है सफ़ेद होता है। शुक्राणुओं का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है दोस्त? शुक्राशय द्रव या शुक्रिय द्रव के कारण होता है। तो आखिर उसमें क्या क्या होता है शुक्राशय द्रव में, यानी कि शुक्राशय द्रव जो निकलता है जिसके साथ शुक्राणु भी होता है, तो उसमें क्या क्या होता है? देखिए फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ विशिष्ट एंजाइम होते हैं। इसलिए आप बार बार अपने शरीर से शुक्राणु को बाहर निकालिएगा तो आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, क्योंकि आपके शरीर से भारी मात्रा में कैल्शियम जो शुक्राणु के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब भी आपके शरीर से शुक्राणु निकलता है तो देखिएगा शुक्राणु का जो रंग होता है वो गाढ़ा होता है और उजला होता है, तो उसमें शुक्राशय द्रव मिला होता है। जो वीर्य निकलता है उसमें शुक्राशय द्रव होता है, शुक्राशय द्रव में कैल्शियम होता है। तो बार बार शरीर से आप वीर्य का हानि कीजिएगा तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आप थोड़ा कमजोरी टाइप के महसूस करने लगिएगा। इसीलिए अनावश्यक रूप से शुक्राणु का शरीर से नाश नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो देखिए पहला हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे इसमें, ठीक। देखिए पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या कार्य है भाई? जैसे शुक्राणुओं का निर्माण करना तथा नर हार्मोन का उत्पन्न करना। जैसे पुरुष के जो जनन अंग है उसका मेन काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करता है और नर जनन हार्मोन उत्पन्न करता है। फिर शुक्राणुओं को संग्रह करना तथा आगे बढ़ाना। आपको ही मालूम है कि शुक्राणु कहाँ पर संग्रहित होते हैं? तो अधिवृषण में होते हैं और वहाँ परिपक्व होते हैं और शुक्रवाहिका के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। फिर है कि चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित करता है और पुरस द्रव स्रावित करना, शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना। जैसे पुरस द्रव जो है आपको स्रावित करता है और साथ ही शुक्राणु क्या बनाता है? सक्रिय बनाता है, ताकि शुक्राणु तेजी से गतिशील हो सके। शुक्रिय प्रद्रव्य स्रावित करना, जिसको शुक्राशय द्रव कहते हैं, जिसमें अभी हम आपको बताएं कि उसमें कैल्शियम होता है। अब देखिए फिर है अंड जनन क्या है। तो अंड जनन का परिभाषा क्या होता है कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और अंड जनन की प्रक्रिया लड़कियों में 11 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। और अंड जनन की तो हो गया, अंड बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। ऐसे तो अंडाणु का विकास उसी समय हो जाता है, मतलब बन जाता है 4 लाख के करीब में अंडाणु जब गर्भ में बच्ची रहती है, यानी कि जब माता के गर्भ में ही रहती है 6 से 7 महीना के बच्ची, उसी समय उसके शरीर में डिसाइड हो जाता है कि कितना अंडाणु होगा। तो अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। तो इन कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है, जो बाद में प्राथमिक पुटक में बदल जाता है। और इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनावस्था तक ह्रास रहता है तथा केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक प्रत्येक अंडाशय में शेष बचते हैं। ये द्वितीयक पुटक बदल जाते हैं और जो जल्द ही तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं। और तृतीयक पुटक जो आपका है कि भीतरी प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है तथा इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है और फलस्वरूप बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु तथा प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। और द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण बनाता है और जिसे पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। जिसे द्वितीयक पुटक जो अंडा के ऊपर एक आवरण बनाता है उसको अंड आवरण कहते हैं। और तृतीय ग्राफिक पुटक जो में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्राफिक पुटक फट कर द्वितीय के अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। जैसे कहने का मतलब है ना कि अंड बनने की प्रक्रिया जो होती है, जब शिशु गर्भ में रहता है लड़की,
उसी समय शुरू हो जाता है और उसमें एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते चल जाता है, जिसमें अलग अलग अवस्थाओं में इसका प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक नाम रखा गया है। और फाइनली 11 से 13 साल की उम्र में लड़की पहुंचती है तो पहला बार उसके शरीर से एक अंडाणु सर्जित होता है, तो उस अवस्था को हम रजो दर्शन कहते हैं। पहला बार जो यदि अंडाणु का उत्सर्जन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। और यदि उस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ लड़की के शरीर में तो फिर वो अंड जो है फूट करके 3-4 दिन रक्त के माध्यम शरीर में बह के बाहर निकल जाता है। उसी अवस्था को रजो दर्शन कहा जाता है, जब पहला बार अंडाणु नष्ट होकर शरीर से 3-4 दिन तक ले बहता है रक्त के रूप में। फिर निम्नलिखित के कार्य बताएं, जैसे पीत पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य बताना है, गर्भाशय अंतःस्तर, फिर अग्रपिंडक यानी कि क्रोसोम और शुक्राणु पूछे यानी कि स्पर्म टेल, और झालर जिसको फिमरी कहते हैं। इस सब के बारे में हमको क्या करना है, काम बताना है कि सब के काम क्या है। पहला देखिए दोस्त कि पीत पिंड के कार्य, इसका काम क्या है कि यह भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिसे गर्भाशय जो होता है ना, तो उसके अंदर के स्तर को, लेयर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हर बार जब भी मासिक धर्म शुरू होता है तो ये अंतःस्तर जो है टूट करके रक्त के माध्यम से शरीर में बह जाता है, रक्त के माध्यम से बाहर, जब भी मासिक धर्म शुरू होता है तो पीत पिंड का कार्य क्या है कि भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है और गर्भाशय के अंतःस्तर की मोटाई को बनाए रखता है। ठीक है। फिर है गर्भाशय अंतःस्तर के कार्य, इसका क्या है कि यह निषेचित अंडाणु के अंतरोपण तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। महामारी के समय इनमें बदलाव आता है और यह अपरा का निर्माण करते हैं। ठीक ना। देखिए जैसे आपका गर्भाशय का अंतःस्तर है, ये क्या करता है, यह जैसे अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन हो जाता है यानी कि निषेचन हो जाता है तो आता है और ये गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। कोई महिला या लड़की क्या कर देती है कि बार बार जैसे गर्भ निरोधक गोली खा लेता है तो उसका ये जो अंतःस्तर है इस नहीं बन पाता है। अंतःस्तर नहीं बनने के कारण भविष्य में दिक्कत हो जाता है कि जैसे अंतःस्तर नहीं बना रहेगा तो उसमें भ्रूण जाके चिपकबे नहीं करेगा, तो गर्भ धारण में आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां हैं वो किसी से यदि संबंध बनाती है तो उसके दौरान जो है यदि गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करती है तो ये अंतःस्तर का ह्रास हो जाता है और फिर बाद में माँ बनने में दिक्कत हो जाता है। ठीक ना। तो गर्भाशय अंतःस्तर के जो कार्य है या निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी कि इसे चिपकाने में काम करता है और यही अपरा बनाने में आगे चल के काम करता है, यानी कि गर्भनाल इसी से जुड़ जाता है। फिर देखिए अग्रपिंडक का कार्य क्या है कि उन प्रकिण्वनों में भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। ये अग्रपिंडक का काम क्या करता है कि अंडाणुओं और शुक्राणुओं के आपस में मिलने में ही सहायता करता है अग्रपिंडक। ठीक ना। फिर शुक्राणु के पूंछ का कार्य, शुक्राणु के पूंछ का कार्य क्या होता है, शुक्राणु को गति प्रदान करना काम होता है। तो यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। कौन, शुक्राणु का जो पूंछ होता है। फिर झालर के कार्य, तो झालर जो होता है ना, तो जहाँ अंडाशय होता है वही एगो झालर होता है, दो एगो लेफ्ट में राइट में। जैसे अंडाणु निकलता है तो ओकरा पकड़ करके या फैलोपियन नलिका में भेज देता है। तो झालर का क्या काम होता है कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है ना, उसको झालर पकड़ करके और क्या करता है कि अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका में भेज देता है, इसका काम है। अब देखिए आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करता है, यानी कि आवर्त चक्र जो है आपके मासिक चक्र जो लड़कियों में या महिलाओं में 28 दिन का चक्र होता है वो क्या है। तो वही हम लोग जानते हैं कि आवर्त चक्र जो क्या है कि मादा प्राइमेटो जैसे बंदर, कपी, मनुष्य में होने वाले चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। पर जैसे जो स्वस्थ स्त्री है जिसको किसी प्रकार का रोग बलाय नहीं है और खान पियान ठीक है, तो वैसे महिलाओं के शरीर में 28 से 29 दिन का चलता है। कुछ महिलाओं का जो है
खान पान ठीक नहीं रहता है तो उनका 31 और 32 दिन भी धर लेता है ये आवर्त चक्र, ठीक ना। किसी किसी महीने में गड़बड़ा जाता है। तो आवर्त चक्र जो है क्या है दोस्त, ये 3 गो जीव में होने वाला एक चक्र है, और जो मनुष्य में जनरली जो है 28 से 29 दिन का होता है, जो बार बार रिपीट होता है। और इसमें देखिए जो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है ये आवर्त चक्र को, इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, जिसको FSH कहते हैं। यही आवर्त चक्र को कंट्रोल करता है। नियमन का मतलब कंट्रोल होता है कि आवर्त चक्र को कौन कंट्रोल करता है, तो यही दोनों आपका हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। यही आवर्त चक्र को कंट्रोल करता है। इसी का स्तर बढ़ने और घटने से आवर्त चक्र जो है चलते रहता है। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। देखिए दोस्त, प्रसव क्या है, तो गर्भस्थ शिशु यानी कि जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है माता के गर्भ में 9 महीने, तो गर्भस्थ शिशु के इस माता के शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। और उस दौरान महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है जब शिशु बाहर आने का कोशिश करता है। देखिए एक सामान्य पुरुष जो होते हैं ना 45 डेल जब दर्द होगा पुरुष को, तब पुरुष जो है मर जाता है। पुरुष जो है 45 डेल में मर जाता है। इतना दर्द से ज़्यादा पुरुष नहीं सह सकता। लेकिन जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती रहती है तो उस समय ये 58 डेल सहन कर लेती है, क्योंकि जब एक शिशु को स्त्री जन्म देती रहती है तो उस समय स्त्री के शरीर में 58 डेल का दर्द होता है, जो कि पुरुषों से कितना ज़्यादा है। देखिए तो पुरुषों से 12 डेल कह रहे हैं, पुरुषों से 13 डेल ज़्यादा है। यानी कि एक स्त्री जो है 13 डेल ज़्यादा दर्द सह करके और एक शिशु को जन्म देती है। सोचिए कि जहाँ पर ही पुरुष जो है दम तोड़ देते हैं, बच्चे 45 डेल में पुरुष जो है अपना शरीर त्याग देगा, इतना से ज़्यादा शरीर हम लोग के दर्द नहीं सह सकता। वही एक स्त्री के शरीर 57 से 58 डेल सह करके और एक शिशु को जन्म देते हैं। कितना अद्भुत बात है प्रकृति में हम लोग के, ठीक ना। तो प्रसव क्या होता है दोस्त, कि गर्भ के पूर्ण समय हो जाने पर यानी कि 9 महीना पूरा हो जाने के बाद गर्भाशय में विशेष रूप से संकुंचन होता है, यानी गर्भाशय के जो दीवार होता है वो फैलने सिकुड़ने लगता है शिशु को बाहर ढकेलने के लिए, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है। गर्भ से बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं। प्रसव को प्रेरित करने में कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और एगो रिलैक्सिन हार्मोन जो है मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो शिशु का जब बाहर निकलते रहता है शिशु माता गर्भ से, तो जिस मार्ग से बाहर निकलता है शिशु उस मार्ग को चौड़ा करता है रिलैक्सिन, ठीक ना। तो रिलैक्सिन हार्मोन शिशु को बाहर आने में मदद करता है। तो ये सब हार्मोन जो है उस समय शामिल है प्रसव के दौरान, ठीक है दोस्त। फिर है हमारे समाज में लड़कियों जन्म देने पर दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। जैसे बार बार यदि किसी के घर में लड़की जन्म ले रही है तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी जो है उनको आशीर्वाद दिए हुए हैं। अब ये तो कहेला ये तो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन यदि किसी के घर में बार बार लड़की जन्म हो तो इसका दोष जो है महिलाओं पर ही थोप दिया जाता है कि तुम्हें बार बार लड़की के जन्म दे रही है, तोरे में कुछ न कुछ दोष है। जबकि देखिए महिला के शरीर में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो पुरुष को जन्म दे सके, यानी कि लड़का को जन्म दे सके, क्योंकि महिला के क्रोमोसोम होता है 22+X से और 22+X। महिला के शरीर में क्या होता है 22+X। पुरुष के शरीर में आपका होता है 22+X से 22+X और 22+Y होता है। तो देखिए महिला में तो सिस्टम ही नहीं है कि वो लड़का को जन्म दे सके। महिला का जो प्रकृति ने जिस तरह शरीर बनाया है, तो महिला के शरीर में तो ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि महिला लोग चाह के भी लड़का को जन्म नहीं दे सकती है। लड़का का जो जन्म देने वाला स्पर्म है वो तो पुरुषों में है, क्योंकि पुरुष में 22+X है और 22+Y है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में महिलाओं को दोष दिया जाता है कि यही बार बार मतलब लड़की पैदा कर रहा है। जबकि देखिए कितना अच्छा बायोलॉजी एक्सप्लेन किया है कि महिला में ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि महिला चाह के भी लड़का को जन्म दे सके। यानी कि लड़की जन्म ले रही है
तो उसका दोषी महिला नहीं है, उसका दोषी पुरुष है, क्योंकि ई गुण पुरुष में है कि वो लड़का पैदा करे। जो यदि लड़की जन्म ले रहा है तो वो तो पुरुष में दोष हुआ ना, क्योंकि 22 + x मिलेगा इसके साथ है तो लड़की जन्म लेगा, अब 22 + y मिलेगा तो लड़का जन्म लेगा। तो एकदम 100% गलत बात है कि महिलाओं को जो हम लोग दोष देते हैं ये बार बार लड़की को जन्म दे रही है, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम जो है दोष पुरुषों में है। पुरुष में ही पुरुष चाहेगा तो ही लड़का जन्म ले सकता है, महिला में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो बिल्कुल हमारे समाज में जो होने वाला काम है कि हम लोग महिला को दोष देते हैं लड़की होने पर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। देखिए कितना अच्छा से बायोलॉजी उसको एक्सप्लेन किया है कि स्त्री के में क्रोमोसोम का स्वरूप XX तथा पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी युग्मकों में X लिंक क्रोमोसोम होता है तथा पुरुष में युग्मकों में लिंक क्रोमोसोम में X तथा Y होता है। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के समय, यानी कि पुरुष और स्त्री युग्मक अंडाणु शुक्राणु मिलता है, तो उस समय युग्मनज में या तो X लिंक क्रोमोसोम होता है या XY होता है। अतः हमें चाहिए कि कौन लिंक क्रोमोसोम वाले शुक्राणु X या Y अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX क्रोमोसोम होंगे वह मादा शिशु अर्थात लड़की के रूप में जो होगी, जबकि जिसमें XY क्रोमोसोम होगा वो आपका नर शिशु यानी कि लड़का होगा। अब वैज्ञानिक रूप से यह कहना कि शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है न कि माता के द्वारा, जैसे 100% कहने की दम गलती है। उसे पागल बकलोल आदमी होता है जो अपने पत्नी को दोष देता है, या समाज में वो सब जो आदमी है सब एक से एक बकलोले, ओकरा हम का कहें महाबोका कह दे तो वो कम है वो सब, ठीक ना। जो महिला को दोष दिया है, तो महिला में प्रकृति तो ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि महिला चाह के भी लड़का जन्म दे सकती है, वो तो दोष है पुरुष में, ठीक ना। लेकिन ये बकलोलवन जो है जो महिला के दोष देता है कि यही बार बार लड़की पैदा करे, मन करता है ओकरा जूता निकाल के मारे, ठीक ना। एओ के मारे थे, एक दिन मार जूता मारे थे, वो अपन पत्नी के डांट रहा था, यही बात लगी था। हमरा जा रहे थे वो दिन पढ़ा के भेंट हो गया, बड़ी मार मारे थे ओकरा, मार जूता को अगर चानी हम गर्म कर दिए थे दिन, ठीक ना। ये बात लगी, क्योंकि हमरा जानकारी है, आप सबके कोई जानकारी हो चाहे नहीं, लेकिन देखिए जब आपको सही बात की जानकारी है और कहीं गलती हो रहा है तो आपका बोलना जायज़ है। नहीं बोल रहे हैं तो समझिए कि आप भी उसमें शामिल है उसकी गलती में। जैसे जिसको सही मालूम नहीं है वो गलती कर रहा है तो समझिए कि एक तरह से वो निर्दोष है हुआ है वो, लेकिन आपको सही चीज़ मालूम है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती आप हुए। यही लगी महाभारत हुआ है। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण उस समय यदि धनुष उठा लेते जब द्रौपदी के चीरहरण हो रहा था तो महाभारत के नौबते नहीं आता। कृष्ण भगवान नहीं लेते, गर्म थे कि आप लोग जब जान रहे हैं कि ये बात गलत है तो फिर उसका विरोध काहे नहीं किए, क्योंकि गलत चीज़ का आपके आँख के सामने कुछ गलत हो रहा है और विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें आप भी शामिल है कहीं ना कहीं। क्योंकि जिसको सही नहीं मालूम होकर तब बातें छोड़ दो, लेकिन आपको मालूम है कि ये चीज़ गलत है तो आपका दायित्व बनता है विरोध करना, और नहीं जानी विरोध करेगा ना जब जो गलती होगा तो ऐसी बार बार प्रकृति में महाभारत होते रहेगा, मानिए चाहे मत मानिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक माह में मानव अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते हैं। यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे। क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वे बच्चे द्विअंडज यमज हो। देखिए ऐसे तो एक माह में जनरली जो है महिला एक ही अंडाशय से एक ही अंडाणु निकलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग होता है प्रकृति में कि एक महिला के दोनों अंडाशय से एक एक अंडाणु निकल जाता है। नहीं तो 100 में 99% चांस है कि एक अंडाशय से एक बार में एक ही अंडाणु का मोचन होता है, यानी कि उत्सर्जन होता है। शायद ऐसे संयोग होता है कि दोनों से एक गो निकल गया, अंडाशय से एक गो अंडाणु और दोनों निषेचित हो जाए, तो उस समय में दो अलग अलग शिशु जन्म लेगा, दोनों का फेस बिल्कुल अलग होगा उस वैसा कंडीशन में। नहीं तो जनरली क्या होता है कि एक ही जैसे अंडाणु या वो शुक्राणु से इस प्रकार से मिला
तो उसमें क्या होता है कि आगे चल के सेल डिवीजन होता है, दो को बराबर बराबर कोशिका में बढ़ जाता है, तो उससे दो बच्चा पैदा होता है, और उस कंडीशन में दोनों बचवा जो है जुड़वा होता है, दोनों के फेस एक के जैसन होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन हो जाए कि 2 अंडाणु का मोचन हो जाए किसी महीने में और दोनों शुक्राणु से जाके मिल जाए, तो 2 शिशु जन्म लेगा। हो सकता है कि एगो लड़का हो एगो लड़की हो, दोनों एक ही बार जन्म ले, एगो लड़का हो एगो लड़की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़का हो या दोनों लड़की हो, तो उस समय दोनों का फेस मैच नहीं करता, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जब एक अंडाणु का शुक्राणु से मिलन होता है तो उस समय क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन हो जाता है। सेल डिवीजन होने से वो 2 अलग अलग शिशुओं को उत्पन्न करता है, लेकिन दोनों शिशु का जो फेस होता है उसमें मैच करता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम इसमें। फिर है कि 1 महीना में जनरली एक ही अंडा उत्पन्न होता है, लेकिन बाय द वे हो गया तो क्या कीजिएगा। देखिए समरूप जुड़वा बच्चों में भी 1 माह में केवल एक ही अंडा मोचित होगा, परंतु द्विअंडज यानी कि 2 अंडा निकल गया, एगो लेफ्ट से एगो राइट से, ये परंतु द्विअंडज या जुड़वा बच्चों में 1 माह में 2 अंडे मोचित होंगे। जैसे एक ही महीना में लेफ्ट से भी निकल गया और राइट वाला से भी निकल गया, तो दोनों में एक गो आया अंडाणु एनू से मोचन हो गया, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा बच्चा का फेस। तो ऐसा भी संयोग होता है, ठीक ना। प्रकृति में देखिए सब चीज़ का अपवाद है, प्रकृति एक नियम से नहीं चलती है, प्रकृति में हर नियम का क्या है दोस्त, अपवाद है। प्रकृति का लीला अजीब है। क्या आप सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है, अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुएंगे। तो जो इसे कुत्ती है वो 6 गो बच्चे को जन्म दिया है, तो 6 बच्चा को जन्म दिया है, तो इसका मतलब कि उसके अंडाशय से 6 अंडों का मोचन हुआ होगा, यानी कि उत्सर्जन हुआ होगा, ठीक ना। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्त, 6 अंडे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला लेसन भी हम आपको पढ़ाएंगे और उसका जितना भी NCERT के क्वेश्चन है उसका हम आंसर बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।